सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद सभी शिक्षण संस्थानों को प्रशासन ने बंद करने का निर्णय लिया है। वजह धुंध और स्मॉग। ऐसे में सिटी हलचल ने डॉक्टर ऋषभ अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत की। डॉक्टर ऋषभ अग्रवाल ने कहा कि पॉल्यूशन के चलते जहरीली स्मॉग और धुंध से बच्चों, बड़ों और मरीजों को बचाने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। सुबह घूमना सस्पेंड कर दें, लेकिन अगर जाएं तो मास्क लगाकर जाएं और खांसी, गले की खराश और सांस लेने की परेशानी होते ही तुरंत क्वालिफाइड डॉक्टर से दवाई लें, ना कि खुद मेडिकल स्टोर से जाकर दवाई खरीदें। वहीं निमोनिया और प्रदूषण की वजह से अस्थमा के मरीजों को खान पान से लेकर प्रॉपर मेडिकेशन की भी ज़रूरत है। उधर 50 की उम्र पार कर चुके डायबिटीज़ के मरीज और साधारण मरीज यदि सही समय पर वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो बड़े खतरे से बच सकते हैं। इस विशेष इंटरव्यू में डॉक्टर ऋषभ अग्रवाल ने सभी से अपील की कि प्रदूषण से बचने के उपाय होने चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए और जितना हो सके प्राकृतिक वातावरण में रहने की कोशिश की जाए। देखिए सिटी हलचल के इनपुट हेड के शर्मा और डॉक्टर ऋषभ अग्रवाल की ये विशेष बातचीत। सिटी हलचल आपका चैनल। और सुप्रीम कोर्ट का अचानक एनसीआर को लेकर एक बड़ा डिसीजन आया है। प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। कारण मालूम है ना? जी हाँ, ये स्मॉग, ये कोहरा, ये धुंध और इस हवा का एयर क्वालिटी इंडेक्स नंबर। और सबसे ज़्यादा असर कहाँ पर पड़ता है? लंग्स पर। तो हमने भी सोचा आज हम बात करते हैं डॉक्टर ऋषभ अग्रवाल से। नई उम्र के नए डॉक्टर हैं और नई जितनी भी मेडिकल टेक्निक्स हैं उन सब से वेल अवेयर हैं। तो आइए जानते हैं किस तरीके से इस पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में आप अपने आप को बचा सकते हैं, किस तरीके से आप टाइमली अपना इलाज शुरू करा सकते हैं जिससे आप क्रॉनिक अस्थमा के पेशेंट्स ना बने। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका सिटी हलचल पर। नमस्कार सर। मौसम बहुत खतरनाक है। सब लोग दिवाली पर बड़ा मैसेज भेज रहे थे, पटाखे चलाएंगे, और पटाखे चलाने का नतीजा, पराली का नतीजा, एयर पॉल्यूशन का नतीजा, व्हीकल का नतीजा, आपके यहाँ मरीजों की बाढ़। बिल्कुल सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर जी। मेरा नाम डॉक्टर ऋषभ अग्रवाल है। मैं इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट एंड चेस्ट फिजिशियन एवं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग इन मेरठ। सर, आज बढ़ते हुए पॉल्यूशन से हर कोई परेशान है। हर कोई भी, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, इससे कोई भी नहीं बच पाया है और कहीं ना कहीं उसका कारण हम ही हैं। जैसे आजकल व्हीकल्स की तादाद लगातार रोड पे बढ़ती जा रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कम हो रहा है। जैसे गाड़ियों में आप हर गाड़ी में एक आदमी को देखते हैं। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस हो गई जिसमें हम रोड से भीड़ कम कर सकते हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स कोई नहीं ले रहा है। और लगातार पराली जलाने पे या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ रही है जिन पे रोक लगनी चाहिए, गवर्नमेंट उस हिसाब से उन पे कदम नहीं उठा रही है। तो उसी का कारण है जो आज हमारे सामने है और सभी भुगत रहे हैं। जैसे अस्थमा, सीओपीडी जैसी बीमारियां, जो अस्थमा स्पेसिफिकली जो पहले एक उसमें रन करती थी फैमिली में, आज बहुत सारी पॉल्यूशन की वजह से ये ऐसे पेशेंट्स हमारे सामने आते हैं जिनके पास कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, बट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन इंड्यूस एस्थमा कहते हैं जिसको हम इसको। तो ऐसे मरीज हम रेगुलर ओपीडी में बहुत देख रहे हैं आजकल। कितना खतरनाक है ये? सर, खतरनाक तो कम है, जानलेवा ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूं, जैसे आजकल का एयर पोल्यूशन है, इसमें स्पेसिफिकली दो पार्टिकल्स PM 2.5 एंड PM 10 की मेन मात्रा होती है। PM 2.5 बहुत हानिकारक माना जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड एक गैस होती है जो सांस के साथ आपके फेफड़ों में जाकर आपके खून में घुल जाती है। खून में घुलने की वजह से जिसे आप कहेंगे प्लाग्स, बेसिकली प्लाग्स आपकी नसों में, आर्टरीज में ब्लॉक क्रिएट करते हैं, जिस वजह से हार्ट फेलियर जैसी या हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आजकल परिवेश में बहुत हो रही हैं। सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा हवा में इतनी नहीं रही। ठंड आप देख लीजिए, जो पहले समय में सितंबर में हम लोगों को लगता था, आज नवंबर आधा जा चुका है और आज भी हम लोग स्वेटर्स और उसमें नहीं है। मतलब अभी भी घर में फैन या ऑफिस में फैन चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अभी भी मैं सब लोगों को, हमारे पेशेंट्स को समझाता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके पेड़ लगाएं, क्योंकि यही इलाज है और कुछ इलाज नहीं।
कुछ अलग हट के बात करते हैं, जैसे मॉस्किटो कॉइल है, 10 का दम है, ये जो जलाते हैं ये सीधे असर करती हैं। अब धीरे धीरे स्टडीज आती रहेंगी, तो वहीं से शुरुआत करते हैं, उसको लेकर क्या प्रिकॉशंस बरती जाए। सर मॉस्किटो कॉइल्स जैसे नॉर्मली अगर कोई, वैसे तो जैसे स्मोक है ये भी एक तरीके से, बट स्पेसिफिकली बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि वो बंद कमरे में स्मोक कॉइल लगा देते हैं, तो एक तरीके से वो एक गैस चैम्बर बन जाता है कि जिसमें धुआं वहीं सर्कुलेट करता रहता है और कोई वेंटिलेशन नहीं होता किसी भी तरीके का। तो एक तो वो बहुत हानिकारक है। वो लंग्स पे असर डालता है, बिल्कुल डालता है सर, वो डायरेक्टली लंग्स पे असर डालता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब कर देता है। बिल्कुल डेफिनेटली डिस्टर्ब कर देता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जनरली आजकल क्या रहता है कि कॉइल्स कम करके लोग जो गैस वाले स्प्रेज, मॉस्किटो स्प्रेज आ रहे हैं, रिपेलेंट्स आ रहे हैं, तो उनको ज़्यादा उपयोग करें और उसमें कमरे में कम से कम अगर आप वो स्प्रे डाल रहे हैं तो आधे घंटे तक आप उस रूम में ना एंटर करें, जिससे वो आपके साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके अंदर जो भी टॉक्सिक केमिकल्स उस गैस में है वो ना जाएं। चलिए मेडिकेशन पे आ जाते हैं। आपके पास किस तरीके के मरीज आ रहे हैं और किस तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज आजकल मिल रही हैं लंग्स पेशेंट को, क्योंकि कोरोना के बाद पूरा सीन बदल गया। सर डेफिनेटली बदल गया है। आजकल ओपीडी में स्पेसिफिकली पेशेंट्स हमारे पास बच्चे हों, जवान हों, बुजुर्ग हों, वो ये कंप्लेन लेके आते हैं, सर बलगम बहुत आता है हमें, हाँ, और बलगम हर समय आता रहता है, खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है, धसका आता है खांसी में कि उसकी वजह से इतना खांसी है कि चेस्ट पेन होने लग जाता है उनको। दूसरी बात यह, सांस लेने में बहुत परेशानी है, आँखों में जलन और रनिंग नोज जिसे नाक बहना हम कहते हैं, ऐसे सिम्टम्स के साथ हमारे पास खूब 10, 15, 20 साल के बच्चे आते हैं। ईएनटी के पास जाएं, आपके पास आए। सर जहां अच्छा इलाज मिले, बाकी ये है कि हम लोग बीइंग वो आपके क्राइटेरिया में या ईएनटी के क्राइटेरिया में? नॉर्मली, क्योंकि सर इनको हमें एक बार पे डायग्नोस करना पड़ता है कि हमारे पास सही तरीके की मशीन्स उपलब्ध हैं जो अस्थमा सीओपीडी को डायग्नोस करने के लिए बिल्कुल ठीक है। क्योंकि पहले ऐसे होता था कि पेशेंट्स चेस्ट, मतलब डॉक्टर्स चेस्ट सुनकर ऑस्कल्टेट कर कर बता दिया करते थे क्योंकि वीज आती थी, बट आज की तारीख में बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें वीज नहीं आती, क्योंकि हम लोगों को स्पेसिफिकली पीएफटी जिसे हम कहते हैं, पल्मोनरी फंक्शंस टेस्ट, तो उसकी सुविधा हमारे सेंटर पे है। तो बहुत पेशेंट जो आते हैं, हमें कोई ऐसा पेशेंट लगता है जिनकी ऐसी जांच होनी चाहिए, तो उसके बिना पे हम इलाज शुरू करते हैं। बिल्कुल सही, यानी कि वो लोग जो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने पर डायरेक्ट ईएनटी पे जाते हैं, वो एक बार चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जरूर आएं और वो जो टेक्निकल टर्म बोली हैं उनको ध्यान से सुने। सब बड़ी प्रॉब्लम स्मोकिंग को लेकर है, लेकिन जो लोग स्मोक नहीं करते हैं वो भी पैसिव स्मोकर तो होते ही जा रहे हैं। और उन पैसिव स्मोकर्स को कौन कौन सी दवाइयां हैं जो वो आपसे ले सकते हैं और डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं? सर पैसिव स्मोकर, क्या मैं आपको बताता हूँ, एक स्टडी पीछे आई थी कि इफ़ यू आर लिविंग इन एनसीआर स्पेसिफिकली इन इंडिया, तो यू आर स्मोकिंग 20 सिगरेट्स अ डे। इफ़ यू आर नॉट अ स्मोकर, तो आप 20 सिगरेट वैसी ही दिन की पी रहे हैं कि अगर आप दिल्ली या मेरठ एनसीआर रीजन में सांस ले रहे हैं। तो स्मोकर को सर इतनी प्रॉब्लम फिर भी इस मौसम में इसलिए नहीं है क्योंकि उनके साथ तो लगातार वो यूज टू हो गए हैं, बट जो पेशेंट जिन्होंने कभी स्मोक नहीं करा, कुछ नहीं करा, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा बन रही है। जैसे हमारे पास इमरजेंसी में, क्रिटिकल केयर में ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं कि बिल्कुल जी कोई हिस्ट्री नहीं है सीओपीडी की, अस्थमा की, किसी भी तरीके की निमोनिया की, और एकदम से दे कम एंड दे गो इन टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर एंड सीधे वेंटिलेटर पे लैंड कर जाते हैं। तो ऐसे बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये मौसम स्मोकर्स से ज़्यादा नॉन स्मोकर्स के लिए हानिकारक है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। सर मुझे अभी आपकी एक बात मैं मिस कर गया था, उससे कंटिन्यू करते हैं। बलगम के बारे में बताया जी। घर पर बैठकर बलगम के कलर से क्या हम लोग पता लगा सकते हैं कि हम डेंजर जोन में हैं या नहीं? सर बलगम जैसे सफ़ेद रंग का आता है बहुत पेशेंट्स में, तो सफ़ेद रंग के बलगम का मतलब होता है जो इन्फेक्शन नहीं है। ऐसे पेशेंट्स हमारे, बट जनरली बहुत सारे बुजुर्ग स्पेसिफिकली हमारे पास आते हैं कि जी मुझे बहुत समय से बलगम आ रहा है, वो पहले तो सफ़ेद था और अब वो पीला हो गया है। तो पीले का मतलब इन्फेक्शन है। तो मुझे लगता है कि जब आपको बलगम वैसे भी अगर आपको आ रहा है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि वो अभी अगर स्थिति माइल्ड है, उसको सीवियर होने से पहले ही रोक दिया जाए। तो सही मेडिकेशंस के हिसाब से सही समय से दवाई शुरू करने में ऐसे पेशेंट्स का फ़ायदा रहता है। तो बहुत पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जब तक खांसी है
पेशेंट और सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, कल जाएंगे डॉक्टर साहब के यहाँ, कल जाएंगे, करते 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 15-20 दिन, 1 महीना ऐसे बीत जाता है। तो मुझे लगता है अगर आपको 3 से 5 दिन ऐसे सिम्टम्स के साथ हो गए हैं तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सर ये बलगम बनता किस वजह से है? अगर आप थोड़ा सा ये बता देंगे तो लोग अपने खान पान में और रहन सहन में चेंज कर सकते हैं। सर बलगम स्पेसिफिकली जैसे हमारे यहाँ जो हमें पता है एस्थमा सीओपीडी में हाइपरप्लेजिया ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स हो जाता है, और सांस की नली, अगर जैसे मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ, ये सर एक नॉर्मल सांस की नली है। ये जैसे अस्थमा होता है तो ये इतनी नली सिकुड़ जाती है, तो इसको वापस यहाँ तक लाने के लिए हम मेडिकेशंस देते हैं। तो इसलिए ये नली सिकुड़ती कैसी है, कुछ तो वो खुद ही सिकुड़ जाती है, दूसरी बलगम ऑब्स्ट्रक्शन कर देती है। जैसे बलगम गाढ़ा होता चला जाता है, अगर वो बलगम निकाला ना जाए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बलगम निकलता नहीं है बहुतों के, बिकॉज दे डोंट टेक राइट मेडिकेशंस, तो इसलिए वो नली सिकुड़ती चली जाती है। अब आप समझें कि एक लाइन में अगर 100 लीटर पानी जाना है, अगर वो सिकुड़ गया तो उसमें 50 लीटर ही जा पाएगा, तो इतना ही ऑक्सीजन फिर हमारे फेफड़ों तक पहुंच पाती है, जिसका लोड हमारे दिल पे पड़ता है। तो लंबे समय तक जो मेडिकेशन नहीं लेते, जैसे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे बहुत हैं कि अभी पंप हमने शुरू करा, जिसे हम इनहेलर कहते हैं, तो 10 से 15 दिन लिया, वो ठीक महसूस करते हैं, फिर वो पंप छोड़ देते हैं। वो 4-5 महीने बाद हमारे पास फिर से आते हैं ओपीडी में कि सर हमें तो बड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पैरों में सूजन आ गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो हम फिर से उनका पंप शुरू कराते हैं। तो दे आर नॉट कंप्लायंस फॉर मेडिकेशन, दे आर नॉट एट ऑल कंप्लायंट फॉर मेडिकेशन। तो मुझे लगता है जितने समय के लिए, जितनी डोज में आपके डॉक्टर ने दवाई बोली है उसको कंटिन्यू रखें, उसमें अपने तरफ से कोई इलाज ना जोड़ें, जो मतलब हम अपने पेशेंट्स को हमेशा काउंसिल करते हैं। तो उसमें मैं यही कहूँगा कि बाकी कपालभाति है, जैसे योगा हो गई या कोई ऐसी चीज़ें हो गई, सुबह अगर आप मॉर्निंग वॉक पे, हमारे पास बहुत ऐसे बुजुर्ग, हाँ वो मॉर्निंग वॉक पे आ रहा हूँ, इस मौसम में मॉर्निंग वॉक आप प्रेफर करेंगे? सर मॉर्निंग वॉक, देखिए एक्सरसाइज करना बुरी बात नहीं है, बट बहुत हमारे बुजुर्ग ऐसे आते हैं कि सर मैं घर पे खाली रहता हूँ, सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ, मुझे आदत है 1 घंटा मॉर्निंग वॉक की। आप मॉर्निंग वॉक पे जाएं, बाकी अभी पॉल्यूशन इतना है कि मैं कहूँगा घर पे रहें, बट अगर किसी को मतलब जाना है सुबह मॉर्निंग वॉक पे तो N95 मास्क जो पहले कोविड में हम यूज़ करते थे, तो मैं उनको ये सजेशन दूंगा कि आप ये ज़रूर लगा कर जाएं। जी, आपने बताया कि एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अभी मुझे एक डॉक्टर का ही फ़ोन आया था, वो बता रहे थे कि घर में भी एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स नंबर गिर रहा है। तो हम प्यूरीफायर जो इस्तेमाल करते हैं उसके नेचुरल तरीके बताएंगे या कुछ और बताएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। मैं तो सर जनरली अपनी ओपीडी में कपूर का इस्तेमाल करता हूँ, कपूर कैम्फर जो नॉर्मली हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। तो इसका एक तरीके से आता है जो डिफ्यूज़र में लगाकर, बेसिकली इट्स अ नेचुरल डीकंजेस्टेंट। तो मैं तो ओपीडी में इसलिए कहता हूँ, पेशेंट्स को भी मैं ये कहता हूँ, 2 चीज़ मैं पेशेंट को हमेशा समझाता हूँ, एक तो पेड़ लगाएं और दूसरा क्या करना है, जैसे भी ये नेचुरल डीकंजेस्टेंट है उनका उपयोग करें। तो पेशेंट्स हमारी बात मानते भी हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि मेरठ भी बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, जिसे वो ग्रोथ हो रही है, डेफिनेटली हो रही है, बट कहीं ना कहीं एक डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन आप समझते ही हैं कि भाई पेड़ पौधे ये सब चीज़ें हटाई जा रही हैं। जो हमारा ये नेशनल हाईवे है जिसमें हम आज खेत खलियान कुछ देख पाते हैं, शायद अगर इसी हिसाब से कैपिटलाइजेशन चलता रहा तो 10 साल में हरियाली देखना बड़ा खत्म हो जाएगा। जैसे नोएडा दिल्ली में मैं आजकल परिवारों को देखता हूँ कि पेड़ पौधे या फार्म हाउस के कंसेप्ट दिखाने वो लोग संडे को छुट्टी लेके जाते हैं, स्पेसिफिकली इन रिसोर्ट्स की, हाँ भाई ये सब चीज़ें होती हैं, पेड़ पौधे या जो भी जंगल है सब साफ होते जा रहे हैं। दूसरा सर, बहुत लोगों को आजकल एक ये चीज़ होती है कि एयर प्यूरिफायर्स का कंसेप्ट बहुत बढ़ता जा रहा है, कि लोग हमारे कुछ मित्र भी हैं जो पूछते हैं यार हमारे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, इनको एयर प्यूरिफायर घर में लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। देखिए एयर प्यूरिफायर्स जनरली अभी तक जो हमने स्टडीज़ करी हैं, इनको एक बहुत क्लोज एनवायरनमेंट चाहिए होता है एयर प्यूरिफायर को। जैसे आपने कमरे में लगा दिया, एक तो ये स्क्वायर मीटर के हिसाब से प्यूरिफाई करते हैं एयर, और इनको कम से कम 2 से 3 घंटे आपको बिल्कुल, अगर कमरा आपका बंद है, आपने एक कमरे में लगा रखा है, तो आपको कमरा बिल्कुल बंद रखना है अपना, मतलब 2 से 3, बहुत जैसे हमारे घरों में अक्सर क्या होता है, दरवाजे अक्सर या खिड़की खुलते ही रहते हैं, तो उस ऐसे एनवायरनमेंट में एयर प्यूरिफायर्स का कोई काम नहीं। फिर बहुत लोग की बस एक सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ जी हमने एयर प्यूरिफायर लगाया, साइकोलॉजिकल, बिल्कुल। लेकिन एक बात बताएं, अभी हमने कोरोना की, आपने भी स्टडी करी है और भी सारी स्टडीज आ रही हैं, इस तरीके से आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रहने पर ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है।
इम्यूनिटी तो सर डेफिनेटली वैसे भी डिस्टर्ब हो रही है, तो राइट फ्रॉम द वेरी ग्रूमिंग एज डिस्टर्ब हो रही है। जैसे आजकल बहुत ही ज़्यादा क्लेनलीनेस हर जगह रहने लग गई है। बहुत जैसे पहले बच्चे क्या करते थे, ग्राउंड्स में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे। पेरेंट्स जैसे होता था कि उनको रोकना पड़ता था कि भाई पढ़ लो या फलाना, जैसे हमारे साथ हमारे फादर मदर ने जैसे भी कहते थे। बट आजकल अब मैंने अभी आपको बताया था कि अक्सर हमारे यहाँ घरों के सामने जो पार्क हैं, अब वहाँ पे सुनसान पड़ा रहता है, कोई बच्चा नहीं खेलता, क्योंकि मोबाइल आ गया है। छोटे छोटे बच्चों को टेक्निकल नॉलेज बहुत हो गई है, तो खेल कूद की जगह सब लोगों टैबलेट, कंप्यूटर, मोबाइलों ने ले ली है। क्योंकि पेरेंट्स भी वर्किंग होते जा रहे हैं, उन पे इतना समय नहीं है, न्यूक्लियरेटेड फैमिली होती जा रही है। पहले घरों में बहुत सारे घर में इतने बच्चे होते थे कि उनके साथ ही खेल कूद में समय बीत जाता था। तो आप कहना चाह रहे हैं गो बैक टू नेचर। Definitely, sir. Definitely. It's my humble request to all people who are seeing this channel कि जितना हो सके उतना टेक्नोलॉजिकल ना बने, जितना सिंपल हो सकता है उतना करें। सर स्टेरॉयड का क्या कॉन्सेप्ट है आपके यहाँ? क्योंकि स्टेरॉयड लेते हुए डरते हैं, अभी आपने बताया इनहेलर लेते हुए डरते हैं। अगर कोई इन दोनों चीजों पे आ गया तो वो कभी नहीं छोड़ पाएगा क्या इन दोनों को, सर स्टेरॉयड्स को और इनहेलर? अगर सही टाइम पे थेरेपी स्टार्ट हो रही है तो डेफिनेटली हम इसको छुड़वा सकते हैं। बाकी देखिए, एक तरीके से ये आज की सोसाइटी में टैबू बन गया है। मुझे लगता है कि पेशेंट इसको दिमाग से ज़्यादा सोचता है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे बीपी शुगर हो जाता है, बीपी शुगर की दवाई हमारी आजीवन चलती है। हाँ, उसको कंट्रोल करने के लिए हम प्रिकॉशन बताते हैं। जैसे बीपी है या शुगर है तो हम पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं कि जी जिम ज्वाइन करिए या फिजिकल एक्टिविटी आप अपनी बढ़ाएं। हम ये सब काउंसिल करते हैं कि शुगर और बीपी उनका कंट्रोल में रहे। तो ऐसी इनहेलर के साथ होता है कि इनहेलर अगर आप सही टाइम से अपने डॉक्टर की सजेशन पे आप दवाइयां ले रहे हैं तो इनहेलर को छुड़वाया जा सकता है, आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करा जा सकता है। बट अगर बार बार पेशेंट 15 दिन लेगा फिर 2 महीना छोड़ देगा तो ये प्रॉब्लम आप अपने लिए ही क्रिएट कर रहे हैं। सर ट्यूबरक्यूलोसिस के कितने आते हैं अब आपके पास, टीबी के? ट्यूबरक्लोसिस तो सर वैसे ही हमेशा 12 महीने खूब आते रहते हैं? खूब रहता है सर, खूब रहता है। क्योंकि प्रिकॉशंस क्या हो रहे हैं कि जैसे क्यूरेबल है, आज की तारीख में बिल्कुल क्यूरेबल है। और उसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है सर कि टीबी की दवाई जब हम शुरू करते हैं 15-20 दिन में उसका असर आ जाता है, पेशेंट्स को काफ़ी बेहतर लगने लग जाता है, बुखार खांसी सब बंद हो जाता है, पेशेंट अपने आप दवाई छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारे पास फिर से 3-4 महीने बाद आते हैं। दरअसल 2 तरीके के टीबी होते हैं सर। एक तो आपका छोटा टीबी में एक नॉर्मल जिससे लोगों को समझ आए, एक छोटा टीबी एक बड़ा टीबी होता है, ठीक है। तो अगर पहला टीबी में हमारी थोड़ी हल्की दवाई चलती है और 6 महीने का कोर्स होता है जनरली। अगर फेफड़ों का 6 महीने तक चलना ही चलना है सर। और बाकी जो बड़ा टीबी है उसमें जनरली दवाइयां इंजेक्टेबल्स हैं और उसका जो ट्रीटमेंट कोर्स है वो 2 साल के करीब रहता है। 2 साल चलाना ही चलाना, बिल्कुल चलाना है सर। अब फिर पूरा खत्म, बिल्कुल खत्म सर, बिल्कुल। फिर हम सर्वेलेंस में रखते हैं बस पेशेंट को कि हाँ 1-8 साल में अगर सिम्टम्स आ रहे हैं आप डॉक्टर से मिले, वरना चेस्ट एक्सरे करा के आपका भी। सर अंतिम सवाल, वैक्सीनेशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बच्चों का तो वैक्सीनेशन हो जाता है जी सर, और अब तो लाइफ पैटर्न पूरा चेंज हो रहा है। 50 के बाद बहुत सारी बीमारियों का घर बन गया है, दवाइयों का स्टोर बन गया है शरीर। बिल्कुल सर। बच्चों को तो सर वैक्सीनेशन जो चलती है वो तो चल ही रही है, बट बाकी आज जो हमारी अब गाइडलाइंस जो नई आई हैं तो उसमें यह है सर 50 के ऊपर जो डायबिटिक हैं स्पेसिफिकली, और जो पेशेंट्स को अस्थमा या सीओपीडी है तो उनमें निमोनोकोकल और इन्फ्लुएंजल वैक्सीन्स का वो आया है। ये इन्फ्लुएंजल वैक्सीन हर साल पेशेंट्स को लगती है स्पेसिफिकली, एंड निमोनोकोकल की 2 शॉट्स लगते हैं, एक बार लगता है, एक 2 साल के बाद रिपीट होता है। तो उसमें क्या रहता है कि थोड़ी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए ये है, क्योंकि जब बलगम बहुत ज़्यादा बनता है और हम इसे निकाल नहीं पाते, दैट कॉजेज स्टैग्नेशन ऑफ म्यूकस, मतलब म्यूकस आपका इकट्ठा हो जाता है तो वो कीटाणुओं का घर बन जाता है, जिसकी वजह से निमोनिया। वही एग्जाम्पल दीजिए जो आपने मुझे अभी बताई थी कि नाली में पानी जमा हो जाता है। बस बिल्कुल, आप समझिए कि एक तरीके से गंदगी आपकी एक नाला बन गया, अब उसी पे मक्खी भी बैठेंगी, मच्छर भी बैठेंगे, कीटाणु भी आएंगे। तो इसी वजह से हम लोग ये बहुत आजकल बुजुर्गों को, मैं स्पेसिफिकली 50+ लोगों को, मैं 50 एज प्लस लोगों को मैं कहता हूँ कि इस वैक्सीनेशन को आप जरूर लगवाएं। सर कितना कॉस्ट आती होगी वैक्सीनेशन की? सर रफली दोनों वैक्सीन्स हमारी 3500 रुपये में लग जाती हैं, बट उसके आप ये देखिए ये छोटा सा खर्चा आपके आगे जो आईपीडी के 50,000 रुपये हैं वो बचा लेता है। तो मुझे लगता है कि जो भी बेस्ट पॉसिबल है आपको मेडिकेशन सही टाइम से सही डॉक्टर से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लेनी चाहिए।
तो उतना ही आपका सुखी जीवन चलता साइड इफेक्ट्स भी हैं सर इसके? है। सर इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। जैसे बच्चों में वैक्सीनेशन हम आगे की बीमारियों को तैयार करने के लिए देते हैं, बट ऐसे ही ये बड़ों में भी आगे कोई बीमारी ना, बड़ी बीमारी ना लगे, इन्फेक्शन की मात्रा कम हो जाए, निमोनिया की मात्रा कम हो जाए, इसकी वजह से हम बड़ों में भी वैक्सीनेशन देते हैं। खाने पीने में कोई ऐसा परहेज तो मैं नहीं बताऊंगा। देखिए जो शुगर के मरीज हैं उन्होंने तो पता ही है उनका तो परहेज कि है। सिंपल सादा खाना खाएं, घिया तोरी, आजकल पालक बहुत आ जाएगा, हम सर्दियों में मेथी बहुत आती है, इनका सेवन ज़्यादा करें। बाकी मैं जो हमारे जो अस्थमा सीओपीडी या किसी भी तरीके के निमोनिया के जो मरीज हैं, जो इससे लगातार कि हाँ भाई 1-1.5 साल में सर हमें प्रॉब्लम हो जाती, उनको मैं कहूँगा थोड़ा खटाई से परहेज रखें, ठंडे से परहेज रखें, और बाकी छाती और गले को जितना ढक के रखेंगे उतना सुखी रहेंगे। जी हाँ, यूं ही सिटी हलचल बिल्कुल अलग है। इस समय हमने डॉक्टर ऋषभ अग्रवाल के साथ, नई पीढ़ी के नए डॉक्टर के साथ गहनता के साथ बात करी है, और जिस तरीके से मेडिकल फील्ड में निरंतर परिवर्तन आ रहे हैं, एडवांसमेंट आ रहे हैं, उसका एक बेहतरीन नमूना पेश किया है डॉक्टर ऋषभ अग्रवाल ने। तो अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है, अगर आपकी रनिंग नोज है और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, तो ईएनटी के पास तो जा रहे हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास तो जा रहे हैं, एक बार जरूर चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाइए और अपनी फैमिली हिस्ट्री और अपनी हिस्ट्री जरूर शेयर करिए, क्या पता प्रॉब्लम कुछ और हो। इसी तरीके के कार्यक्रम लगातार आपके साथ शेयर करते रहेंगे आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है सिटी हलचल, और मैं हूं के, और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं संजय सीनियर और संजय जूनियर।